दोस्तों, मैं पुनः एक बार आपके सामने हाजिर हूं और प्रारंभ करते हैं आज की और एक अगली क्लास। आज पर्यावरण खत्म हो जाएगी, कल से दनादन प्रश्नोत्तरी आएंगे। जो भी टॉपिक रह गए हैं आप लोग बता सकते हैं, सर ये टॉपिक और पढ़ा दीजिए। मैं एक रिवीजन करा रहा हूं। मेरा उद्देश्य है सिर्फ काउंटर क्वेश्चन पर अटैक करना जो लगातार पूछे गए हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी उन्हीं पर बोलता हूँ। जो शब्द मैं बोलता हूँ उनको ज़्यादा गौर से सुना करें। इसका एहसास आपको 28 को होगा। एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरन शब्द से हुई है। पर्यावरण के मुख्यतः तीन अब मैंने इतना सारा नहीं पढ़ा क्योंकि ये मनुष्य के पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, राजनीतिक, ये इसका कोई काम नहीं भाई। बस इतना पूछा जाएगा। एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरन शब्द से हुई, हमने पढ़ा दिया। पर्यावरण के मुख्यतः तीन संगठक होते हैं: जैविक संगठन, अजैविक संगठन और ऊर्जा संगठन। पौधे, जंतु, मानव, सूक्ष्म जीव जैविक में आते हैं। अजैविक में स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल आता है। ऊर्जा संगठन में सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा आती है। यदि जैविक तथा अजैविक पर्यावरण को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो बायोम की रचना होती है। जैविक तथा अजैविक को एक साथ मिलाएंगे हम टुंड्रा बायोम, शीतोष्णकटिबंधीय बायोम, उष्णकटिबंधीय बायोम आदि। चलो, पर्यावरण की संरचना में तीन तत्व प्रमुख हैं: भौतिक पर्यावरण, जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। संरचनात्मक तत्वों के आधार पर पर्यावरण को तीन वर्गों में बांटा गया: भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण क्या है? स्थलमंडलीय पर्यावरण, जलमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण। और जैविक पर्यावरण क्या है? वानस्पतिक पर्यावरण और जंतु पर्यावरण। पर्यावरण का विषय क्षेत्र स्थलमंडल है, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। हम पढ़ते हैं स्थलमंडल। देखो, यहाँ से जो क्वेश्चन पढ़ा दिए जाए उनको पढ़ना है। खनिजों के स्रोत, जीवों, प्राणियों, वायु, जल से संबंधित पर्यावरण को स्थलमंडल कहते हैं। ये पॉइंट रख लीजिए। स्थलमंडल के पृथ्वी के 2/3 भाग पर पानी है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। भाई पूछा जाएगा, अभी देखो और बताते हैं हम। जलमंडल में देखिए, पृथ्वी पर 71% जल तथा 29% भाग स्थल है। रख लीजिए। पृथ्वी के पानी का 97% महासागरों में, हिमनदों, ध्रुवीय क्षेत्रों में 2% है। और ये तो महा इंपॉर्टेंट, मात्र 1% से कम पानी नदियों, झीलों, धरातलीय मानवों के लिए है। और ये छापेगा 110%। लवणीय जल 97%, मृदु जल 3%। वो पूछ सकता है आपसे कि पीने योग्य पानी पृथ्वी पर कितना? 3% है। वो पूछ सकता है कि हिमनदों, ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी कितना है? 1% है। भूमिगत जल कितना है? हिमनदों, ध्रुवीयों में कितना? 2% है। भूमिगत जल कितना है? 1% है। पीने योग्य पानी कितना? 3% है। वायुमंडल देख लीजिए, वायुमंडल में 78 नाइट्रोजन, 21 ऑक्सीजन, 1% अन्य गैसें होती हैं। जैवमंडल देखिए, जैवमंडल में जीवों के रहने के लिए स्थानों, भारत की जनसंख्या 31.2% जनसंख्या नगरों में बास करती है। 30% से अधिक शहरी आबादी मलिन बस्तियों में रही है। 1870 में विकास में अवधारणा चलो कुछ नहीं पढ़ लेना, इनको हम नहीं पढ़ा रहे। चले, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। अभी बता चुके हैं महत्वपूर्ण बिंदु, इनको एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। EPA का पूरा नाम पूछा गया है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। 2 बार पूछा गया। किशोरों में पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए सरकार ने इको क्लब चलाया गया। इको क्लब क्या था? किशोरों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता चलाना। पृथ्वी, वायु एवं जल अजैविक संगठक हैं। जंतु एवं वनस्पति जैविक पर्यावरण हैं। जीवकीय घटकों, भू आकृतिक एवं अजैव घटकों से पर्यावरण बनता है। समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से सुनामी आती है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति इको मार्क उनको दिया जाता है जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हों। रियो डी जेनेरियो के संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ है? जल चक्र में है। अल्ट्रावायलेट UV पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यधिक हानिकारक होते हैं। मानव भूगोल के जन्मदाता के नाम से फेडरिक रेड जल को भी अभिहित किया गया। बुकलेन शहर भूमिगत जल के दोहन के कारण सर्वाधिक प्रभावित है। अपक्षय प्रक्रिया भौमिकीय है। विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियां येलो नदी और गंगा की नदी है। सर्वाधिक परिवहन करती, मतलब अवसाद। नील नदी की देन मिस्र है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। अशोक महान ने लोकार्थ हित में पेड़ लगवाए थे। जब विकिरण, देखो इंपॉर्टेंट लगा है तो इसको, तो जब विकिरण फोटोकेमिकल प्रक्रियाओं को तेज कर देता है तो इसके कारण जहरीला कोहरा बनता है। CO2 गैस पार्थिव विकिरण का अवशोषण करके वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कार्ल रिएक्टर हैं। 1978 में राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई।
पारिस्थितिकी तंत्र को अंग्रेजी में इकोलॉजी कहा गया। इकोलॉजी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ओएक तथा लोगस से मानी जाती है। जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकेल ने सर्वप्रथम 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ओएक का शाब्दिक अर्थ होता है वासस्थान और लोगस का शाब्दिक अर्थ होता है अध्ययन। चलें आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले द्वारा 1935 में किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी के अंतर्गत वातावरण एवं जीव समुदाय का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता रिएटर थे। पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने परिभाषित किया। पारिस्थितिकी के जनक अर्नेस्ट हैकेल थे। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक जैविक अजैविक होते हैं। पारिस्थितिकी के अन्य नाम समुदाय विज्ञान, वैज्ञानिक, प्राकृतिक इतिहास भी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया था। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई ऊष्मा है। दो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण को इकोक्लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोक्लाइन। इकोसॉफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नीस्ट नेस ने किया था। भूमंडलीय प्राकृतिक परिस्थिति या पर्यावरणीय तंत्र में पारिस्थितिकी सौहार्द या पारिस्थितिकी संतुलन की विचारधारा को इकोसॉफी कहते हैं। गहन पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नीस्ट ने 72 में किया था। पारिस्थितिकी कारक देख लीजिए, जलवायु कारक, स्थलीकृति कारक, मृदीय कारक और जैविकीय कारक। आगे देखते हैं भाई। प्रकृति का मेहतर अपघटक एवं कवक हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। सभी उपभोक्ताओं में परपोषी गुण विद्यमान रहते हैं। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में खाद्य जाल संबंधित स्थापित होता है। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं पारितंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना टांसले ने दी थी। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नीस्ट नेस ने किया था। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी को सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। यह चिपको आंदोलन का नारा था। चिपको आंदोलन का नारा क्या था? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। यूकेलिप्टस पारिस्थितिकी का शत्रु है, याद रखना। प्राथमिक पोषण के स्तर के अंतर्गत हरित पादप आते हैं। धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, जो कई पथों से होकर होगा एक ही दिशा में, ऐसे कई ऐसे भी जा सकते। जैसे कि हम कहें कि हमको यहाँ जाना है, तो भाई हम क्या यहाँ पे हमें यहाँ जाना है। ठीक है, तो हम ऐसे भी जा सकते हैं। हम पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे पहुँच सकते हैं। हम ऐसे गए, एक ऐसे गए, ऐसे गए, तो पथ अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ही दिशा में होगा। अगला देखें। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण वनोन्मूलन है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। मनुष्य कृषि कार्यों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में वायु जैविकीय संगठक नहीं है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद फाइटो प्लैंक्टन से हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। एक मनुष्य जीवन के पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदचाप कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा गौण स्रोतों के भूतापीय ऊर्जा, ब्रह्मांड विकिरण, जीवाश्म खनिजों से मुक्त होती है। विश्व में सर्वाधिक नेट प्राथमिक उत्पाद दलदली क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों, नदियों के मुहानों पर पाई जाती है। रासायनिक तत्वों जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश पौधों में जड़ों के माध्यम से होता है। पारिस्थितिकीय पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने 1927 में दिया। मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, जल जीवाश्म। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस ने बायोनिसिस तथा फोर्ब्स ने माइक्रोकोस्म की संज्ञा प्रदान। इसको नहीं पढ़ना, आप लोग नहीं पढ़ना, लीजिए। पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसको पढ़ना है, महा इंपॉर्टेंट। मैं इसको दोबारा बताऊंगा। चलिए, पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से वन एवं पर्यावरण मामले मंत्रालय 1992 में एक नीतिगत बयान दिया, जिसमें 3 R की घोषणा की। पहला R रिड्यूस, कम उपयोग करो। रिसाइकिल, उसका पुनः चक्रण करो। रीयूज, पुनः उपयोग में लाओ। नारियल के वृक्ष को कल वृक्ष की संख्या दी गई। विश्व का सबसे बड़ा पौधा रेफ्लेसिया है। सर्वाधिक विशाल वृक्ष सिकोया यूएसए में। विश्व का सबसे छोटा पुष्प वोल्फिया है। सेहेलिक्स लकड़ी का बना क्रिकेट बैट सर्वोत्तम माना जाता है। हॉकी मुख्यतः शहतूत की लकड़ी की बनी होती है। जलकुंभी एक सजावटी पौधे के रूप में भारत में लाया गया था, लेकिन इसे बंगाल का आतंक कहा जाता। पिछले साल पूछा गया था। तो जलकुंभी जो था एक सजावट पौधे के रूप में लाए गए थे, लेकिन इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। लैंठाना भी एक सजावटी पौधे के रूप में लाया गया था, जो अब यूपी और एमपी के जंगलों को बर्बाद कर रहा है। चंदन एक अपूर्ण जड़ परजीवी। पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन है ये सारे। जब मैंने नोट बनाया था उसके पहले, अभी डेट भी आपने देखी होगी। देखो डेट दिखा दें, कई लोगों को तो लगता है सर फेंकते रहते हैं ज़्यादा।
सॉरी इस पेज पे डेट नहीं पड़ी है मुझे लगता है, हाँ नहीं पड़ी है, लेकिन अभी पिछले पेजेस में आपने देखी है। तो ये सारे नोट जब मैं पढ़ रहा था उस समय थे, तो आप सोच सकते हैं कि उस समय, हाँ ठीक है तो देखते हैं। हाँ, चंदन एक अपूर्ण परजीवी पौधा है, जबकि अमरबेल एक पूर्ण तना परजीवी पौधा है। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन अनाज जौ को माना जाता है। आगे देखते हैं हम। अच्छा देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को पेरी कहते हैं, यूरेशिया में स्टेपिक, अर्जेंटीना मुर्गी में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं, पार्क भूमि का देश भी कहते हैं, इसे मरुस्थलों का देश भी कहते हैं। पारिस्थितिकी और पिरामिड देख लीजिए। प्रथम पोषण स्तर से बायोमास, संचित ऊर्जा एवं जनजातियों की संख्या अधिकतम एवं द्वितीय पोषण होता है। संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड। संख्या पिरामिड सीधा उल्टा दोनों प्रकार का होता है। संख्या पिरामिड क्या होता है, आहार या खाद्य श्रृंखला प्राथमिक पोषण से उच्च पोषण स्तर की ओर बढ़ने वाले जीवों की संख्या। उल्टा संख्या पिरामिड वृक्ष पाई तंत्र में पिरामिड उल्टा प्रदर्शित होता है। वृक्ष की उत्पाद इकाई है, इस पर निर्भर पक्षियों की संख्या बढ़ती है। एक पेड़ के पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड बिल्कुल उल्टा बनता है। पेड़ पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड कैसा होता है, उल्टा होता है, बस ये याद रखना है। स्थलीय बायोमास पिरामिड एक बड़ा आधार प्राथमिक उत्पादों से बनता है तथा शीर्ष पर एक लघु पोषण होता है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैवभार का पिरामिड, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैवभार का पिरामिड उल्टा प्रदर्शित होता है। ऊर्जा पिरामिड, ऊर्जा से पारिस्थितिक तंत्र संचालित होता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है। प्रत्येक पोषण तल के जंतु केवल 10% ही ऊर्जा अगले पोषण तल में ले जाते हैं। इसे लिंडे मान का 10% का नियम भी कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण प्रवाह एक दिशीय होता है। 1942 में लिंडे मान ने 10% के नियम को प्रतिपादित किया। आहार श्रृंखला के विभिन्न सर्वोच्च मांसाहारी शाकाहारी उत्पाद। अगला देखें, जीवमंडल देख लीजिए भाई। जीवमंडल अपनी संरचना होती है जैव तथा जैव घटकों से मिलकर बनता है। जीवमंडल को सबसे बड़ा जैव तंत्र माना जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र के समस्त पारिस्थितिकी तंत्र एक साथ मिलकर एक और भी बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, जीवोम या बायोम कहते हैं। जनसंख्या, समाज, जैव भौतिकी पर कुछ नहीं हटाना। चलें, ये देखें भाई, स्थलीय मंडल ये हम बता चुके हैं 29%। पृथ्वी पर 3 मंडल पाए जाते हैं। प्रथम ऊपरी मंडल को क्रास्ट कहा जाता है, जिसका औसत घनत्व मतलब जो अंदर जाएंगे पृथ्वी के केंद्र की 2.8 से 3 तक औसत गहराई 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर होती है। दूसरे को मेटल कहते हैं। तो पहला क्रास्ट हो गया सी, फिर एम हो गया, इसकी गहराई 2900 होती है। तीसरे को कोर कहते हैं, तो CMO, सी क्रास्ट, मेंटल, कोर, CMC। सेल स्वाभाविक रूप से निक्षेपित हुआ पिंड है जो भूपृष्ठ का ठोस भाग होता है। कोर 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य कोर, अंतः कोर। ठीक है, कोर मुख्यतः निकल तथा लोहा से मिलकर बनती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को निम्न 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। भूपटल का ठोस भाग 39 किलोमीटर, भूपटल का मध्यम भाग 234 और आंतरिक भाग, हाँ स्थिल महोदय ने स्थलमंडल को 3 परतों में बांटा, सियाल, सिमा, निफे। ठीक है, तो सियाल क्या होता है, यह प्रथम ग्रेनाइट सेलों से बनी होती है। इस परत में सिलिका, SI से सिलिका और एल्यूमिनियम, तो सियाल से उसके नाम से सिलिका एल्यूमिनियम। दूसरे में क्या पाई जाती है, सिलिका, मैग्नीशियम और ये। ठीक है, अगले में निकेल, फेरॉन। अगला देखते हैं, इस परत में घनत्व इतना होता है। इस परत से महाद्वीपों का निर्माण, इस परत का नीचे का भाग बेसॉल्ट से बना होता है। सिमा देखो, सिमा का निर्माण सिलिका तथा मैग्नीशियम से होता है। सिलिका तथा मैग्नीशियम Ma हो गया कि नहीं हो गया। सिलिका एवं मैग्नीशियम की अधिकता से सिमा कहा गया है। ठीक है, सिमा का स्वेस ने मेंडल को, सिमा को स्वेस ने क्या कहा, मेंडल भी कहा है। निफे देखिए, पृथ्वी की सबसे निचली परत निफे नाम से जान, निकेल एवं फेरियम Fe। तो देखें मैंने यहाँ पे कहा था, सियाल जो होती है सबसे पहली होती है। सियाल की परत में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। सिमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की होती है। निफे में निकेल और लोहे की अधिकता पाई जाती है। सेल या चट्टान धरातल से 16 किलोमीटर गहराई तथा 95% भूपटी सेलों की बनी होती है। आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। सेल 3 होती हैं। आग्नेय सेल क्या होती है, आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस से बना है। इसे प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। इनका निर्माण ज्वालामुखी की क्रिया से लगातार होता रहता है। ठीक है, आग्नेय सेल कहाँ से बनते हैं, ज्वाला। अवसादी सेल का बनते हैं, इन सेलों का परतदार सेल चट्टान भी कहा जाता है। अवसादी सेल भूपटी के पूरे आयतन का क्षेत्रफल का 5% भाग होती है। यह बल का पत्थर, चीकलिटी, सेल, लोयस, चूना पत्थर, नमक की चट्टान आदि जो काय में पाई जाती हैं, अवसादी सेल में पाई जाती है। कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं, वे चट्टानें जो अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन द्वारा बनती हैं कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। यह स्लेट, संगमरमर,
क्वार्टराइट और ग्रेफाइट नीस्ट से बनते हैं। मृदा तंत्र देख लीजिए भाई, मृदा जीवमंडल का महत्वपूर्ण घटक है। मृदा को जीवमंडल का हृदय भी कहते हैं। और पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं ये बताओ। पृथ्वी की किडनी किसे कहते हैं ये बताओ। पृथ्वी की किडनी किसे कहा जाता है, आर्द्र भूमियों को। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है, अमेजन वर्षा वनों को कहा जाता है। सेल चक्र देख लीजिए भाई, आग्नेय सेल होगी उसका आग्नेय सेल है तो अनाच्छद होकर अवसादी बनेगी, अवसादी का रूपांतर होकर काय बनेगा, रूपांतरित सेल में, और रूपांतरित अवक्षोपण के प्रगलन से फिर आग्नेय सेल में चली जाती है। आगे देखते हैं चलो। वायुमंडलीय संघटक ये भी देख लीजिए भाई, नाइट्रोजन 78.0%, ऑक्सीजन 20.99, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। कन्फर्म, ठीक है। ये मंडल आपको याद रखने हैं, 6 मंडल। 6 मंडल को क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर। इंग्लिश बहुत याद रखना, सीधा लिख देगा वो ट्रोपोस्फीयर, हिंदी में फिर मत कहना नहीं पढ़ाया। तो ट्रोपोस्फीयर को क्षोभ मंडल, ट्रोपोपॉस को क्षोभ सीमा, इसको याद नहीं करना आपको। ठीक है, इसको नहीं पढ़ना। समताप मंडल को क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ओजोन मंडल को ओजोनोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। मंदमंडल को मीजोस्फीयर कहते हैं, आयन मंडल को आयनोस्फीयर कहते हैं, और आयतन मंडल को एक्सोस्फीयर कहते हैं। चले, मध्यमंडल मीजोस्फीयर कहते हैं, आयन मंडल को आयनोस्फीयर कहते हैं, आयतन मंडल को एक्सोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। पराबैंगनी किरणें देख लीजिए, गामा किरणें, एक्स किरणें होती है। 10 प्रकाश किरणें का इन्हें बैगनी, जामुनी, नीली, हरी, पीली, नारंगी, सूर्य से विकिरण कुल 41% भाग प्रतिनिधित्व करती हैं। और रक्त किरणें क्या होती हैं, ये किरणें स्पेक्ट्रम की समस्त ऊर्जा के 50% भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं। दीर्घ तरंगों के अंतर्गत माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंग, रडार तथा रेडियो तरंगों को शामिल किया जाता है। जीवमंडल पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही कुछ ऊर्जा प्राप्त करता है, इसे ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को सूर्यताप कहते हैं। पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश की दो भाग में 2 अरम्मा भाग ही, पृथ्वी पर जो सूर्य का है 2 अरम्मा भाग ही पहुंचता है पृथ्वी पर, ठीक है। कौन सा, 2 अरम्मा भाग, मतलब समझ रहे। वायुमंडल की 32 किलोमीटर मोटी परत सूर्य ताप को नष्ट कर देती है। ध्रुवों के पास 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। संपूर्ण वायुमंडलीय ऊष्मा का मात्र 14% भाग ही सौरीय विकिरण से 14% भाग पृथ्वी के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्राप्त होता है। वे क्षेत्र जहाँ प्लेट्स के किनारे फिसलकर या फटका ऊर्जा मुक्त करते हैं उन्हें फाल्ट्स कहते हैं। भूकंप तरंगें जहाँ से प्रारंभ होती हैं उसे अभिकेंद्र कहा जाता है। फ्लैट्स पर उत्पन्न यही दरार भूकंप का कंपन उत्पन्न करती है, जिसे सिस्मिक कहा जाता है। सिस्मोग्राफ यंत्र भूकंपीय लहरों का अंकन करने वाला यंत्र है। भूकंप का उद्गम केंद्र भूकंप मूल कहलाता है, ठीक है। विज्ञान की सीस्मोलॉजी शाखा में भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है। धरातल के अधिकेंद्र स्थल पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं। एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा होमोसीस्मल रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर समान भूकंपीय तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आइसोसीस्मल रेखा कहते हैं। भूकंपीय तीव्रता का मापन मार्केली स्केल और रिएक्टर स्केल से किया जाता है। रिएक्टर स्केल एक गणितीय मापक है जिसका आविष्कार 1934 में चार्ल्स रिएक्टर ने किया था। हिमालय का पर्वतीय भाग एवं उत्तर का मैदानी भाग भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है, जिससे यहाँ पर प्रायः भूकंप आते रहते हैं। कच्छ का रण, उत्तरी बाहरी कुछ भाग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि अत्यधिक भूकंपित क्षेत्र हैं। विश्व के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी देख लीजिए भाई, कोटोपैक्सी देख लीजिए, इक्वाडोर में होता है। कैमरून पर्वत पश्चिमी बेराइन द्वीप अंडमान निकोबार में, किलामू हवाई द्वीप अमेरिका में, माउंट एटना सिसिली द्वीप, पिनाडोबो फिलीपींस में, इस्तांबुल सिसिली से उत्तर में, माउंट एवोर्स अंटार्कटिका में, असामा जापान में, पाराकोन हवाला आइसलैंड में। चलें देखो, फ्यूजियामा जापान में देख लीजिए। प्रसुप्त ज्वालामुखी देख लीजिए जिनका पर्याप्त समय से उद्गार नहीं हुआ है। विसुबियस इटली का है, फ्यूजियामा जापान का है, सियस फिलीपींस, क्राकटोर इंडोनेशिया को, नार्डोप अंडमान एवं निकोबार भारत का है। 2004 के बाद सुनामी सक्रियता के लक्षण है। ठीक है, प्रसुप्त कभी भी हो सकता है। मृत होते हैं जिनका उद्गार होना ही नहीं है। तो भारत में अगला देखें भाई, भारत के प्रमुख ज्वालामुखी देख लीजिए, बेरेन है, नारकोंड, बारतंग है, बता चुके हैं। विश्व के प्रमुख बता ही चुके हैं इसको आपको। एक गर्त देख लीजिए, पिछली बार पूछा गया था, मेरियाना गर्त, ऐसी को चैलेंजर कहते हैं।
उत्तरी प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त है। ऑल्ड्रिच या टोंगा मध्यवर्ती दक्षिण महासागर में है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। सुंडा देख लीजिए, पूर्वी हिंद महासागर का, भारत का सबसे गहरा ही है। मिंडियानो प्रशांत महासागर में। अटाकामा, हाँ, समुद्र के जल की मात्रा समुद्र के जल की मात्रा का 65% जल पीने योग्य है। विश्व का सबसे गहरा गर्त फिलीपींस द्वीप समूह को उत्तर पूर्व में स्थित मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई इतनी लगभग। गर्तों की गहराई सामान्यतः 6000 मीटर से 15,000 मीटर मध्य मिलती है। सागरीय भागों में सूर्य का प्रकाश 200 मीटर गहराई तक प्रवेश कर जाता है। 200 मीटर से अधिक गहराई वाले भाग को अप्रकाशित मंडल कहते हैं। यहाँ पर रहने वाले जीवों को नेप्टून कहा जाता है। वे जीव जो सागर की तली में रहते हैं बेंथस कहलाते हैं। भारत की सकल वार्षिक आय 80% से अधिक भाग वर्षा के मात्र जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीनों से प्राप्त होती है। विश्व की अधिकांश नदियाँ अधिकतर प्रदूषित हो गई हैं। सामान्य रूप से सागरीय जल की सतह का औसत तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सागरों के जल में लवणता का औसत प्रतिशत 35% रहता है। सामान्य रूप से 1000 ग्राम सागरीय जल में 35 ग्राम नमक पाया जाता है। समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का भारत का पहला संयंत्र केरल विजिटंग तट पर स्थित है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र तल के नियमित रूप से ऊपर उठने और गिरने की क्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार के मुख्य 2 भेद होते हैं, उच्च ज्वार, निम्न ज्वार। अमावस और पूर्णिमा की तिथियों को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के तीनों एक ही सीध में होते हैं। उच्च ज्वार अमावस और पूर्णमासी को आता है। अष्टमी और सप्तमी को सूर्य और चंद्रमा के प्रति समकोण स्थिति होने पर लघु ज्वार आता है। याद रखना कब आता है। स्तरमंडल के अंतर्गत उच्चावय अंतर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के उच्चावय का अध्ययन किया। स्तरमंडल का क्षेत्रफल 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। प्रथम श्रेणी के उच्चावय महाद्वीप एवं महासागर है। निचली मेंटल परत को प्लास्टिक दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। मेंटल से उत्पन्न होने वाली तापीय संवहन तरंगों के कारण प्लेटों का संचलन होता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक सतह की संरचना भूपट्टी, मेंटल और अंतरतम है। विश्व की अधिकांश वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है। 60 अंश दक्षिणी अक्षांश की पछुआ पवनों को चीखती साठा भी कहते हैं। वायु की गति धरातल पर कम रहने के कारण वातावरण शांत रहता है, इसलिए इसे ड्रोलम या शांत क्षेत्र कहते हैं। दाब प्रवणता के कारण वायुदाब का संचार होता है। भूमध्य रेखा के आसपास शरतकाल नहीं होता है, ठंडी नहीं पड़ती, मतलब कभी कभी ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, इसे तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। संसार का सबसे गतिक एवं विध्वंसक तूफान टॉर्नेडो है। सबसे लंबी तरंगें रेडियो तरंगें होती हैं। कोहरे एवं पाला की उत्पत्ति तापीय प्रतिलोमन के कारण होती है। वायुमंडल अशुद्धियों को नमक के कण आद्यग्राही नाभिक बनाते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। महासागरीय जल की लवणता 35% होती है। टर्की की वान झील की सर्वाधिक लवणता 330% है। पुनाई जलोढ़ मृदा को बागर नाम दिया गया। सागर की तली में रहने वाले जीवों को बेंथस कहते हैं। व्यापारिक हवाओं और विषुवतीय रेखाओं पछुआ हवाओं के सम्मिलित मंडल को अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण कहते हैं। भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 12% है। आपदा शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच के डिसास्टर शब्द से हुई। समुद्र के अंदर उत्पन्न होने वाले भूकंप सुनामी से उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक आपदा ह्रासीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय दशा 1990 से 99 है। इसे सुनामी जापानी शब्द है। ग्लेशियर का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है। भूकंप को मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। भूकंप के उत्कम केंद्र को भूकंप मूल कहते हैं। जहाँ पर भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाए तो उसे अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप के दौरान भूकंप से उत्पन्न ऊर्जा को प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। भूकंप की ऊर्जा पर आधारित रिक्टर स्केल है। तटीय भाग को सुनामी लहरों की ऊंचाई को सुनामी रन कहा जाता है। सुनामी लहरों के साथ चलने वाले विभिन्न वस्तुओं और मलबा को सुनामी मिसाइलें कहते हैं। भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई। 85% सुनामी का उद्भव अंतरसागरीय भूकंपों के कारण होता है। भारत का सुनामी चेतावनी केंद्र हैदराबाद में स्थित है। भारत ने 26 दिसंबर 2004 को सुनामी के बाद ऑपरेशन सी वेव्स राहत कार्य चलाया। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलामू है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी क्रोटोपैक्सी है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहलाता है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। हिंद महासागर का गर्त सुंडा है। भारत की प्रमुख स्थानांतरणीय खेती देख ली भाई। झूम खेती कहाँ होती? असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में होती। पोनाम खेती केरल में। पोदू, पाड़ामामी, केमान, बरीगा आंध्र प्रदेश में। बेबार उड़ीसा में। कुमारी पश्चिमी घाट में। बालरा दक्षिण पूर्वी राजस्थान। पामुल मणिपुर में। खिले हिमाचल प्रदेश में। कुरोल झारखंड में। दीपा छत्तीसगढ़ में। बीवर या दहिया मध्य प्रदेश में। मसान, पोंडा, बीरा सभी दहिया छत्तीसगढ़ में होती है। इस प्रकार से आज की भी क्लास खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में नए कुछ टॉपिक्स के साथ।